एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, मतलब कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। साथ ही साथ इसके दो नियमों को भी सीखेंगे, जिसे दूसरा वाला जो नियम आपका है वो है स्नेल का नियम, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं। फ़िलहाल तो ये हाई स्कूल की क्लास है और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछली क्लासेस में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, साथ ही साथ और एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो अब हम आज की क्लास में शुरुआत करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे कि सघन और विरल माध्यम क्या होता है, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन पे आएंगे, उसके बाद उसके दोनों नियमों को बताएंगे और लास्ट में आपको इसके कुछ उदाहरण भी बताए जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है विरल से सघन। आपको पता है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बस इसी घटना को ही तो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जिस प्रकार आप किसी एक माध्यम से निकलकर किसी दूसरे माध्यम में जाते हैं तो आप अपने मार्ग से सदैव क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो जाएं या फिर आप चाहे खराब हो जाएं। तो उसी प्रकार जब एक प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये माध्यम को डिवाइड करने वाली रेखा है, उसके बाद ये एक अभिलंब है, मतलब नॉर्मल का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, अब इसको कैसे जाना था, एकदम सीधा जाना था। तो या तो अब ये इधर निकल जाएगी और या तो ये इधर आ जाएगी। बस यही दो केसेस हमको आज पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करते हैं, हम पहले आपको बताते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। आपको पता है सघन का मतलब क्या हो कि मॉलिक्यूल्स जो है उसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये दो प्रकार के माध्यम हमने बना दिए। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास पास हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें पास पास हैं और इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर हैं। मतलब इसमें जो कण हैं वो पास पास हैं इसमें, और इसमें क्या है, दूर दूर हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये वायु है और ये क्या है, ये हमने मान लिया क्या है, ये कांच है। तो अब बताइए कांच क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े से पास पास होंगे इन कंपैरिजन टू क्या, इन कंपैरिजन टू एयर। मतलब वायु के कंपैरिजन में आपके जो ग्लास में मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े से क्या होंगे, पास पास होंगे इसमें, कांच में, है ना। तो इसके तुलना में हम कह सकते हैं ये हमारा कौन सा माध्यम हो गया, ये हमारा विरल माध्यम हो गया, और ये कौन सा माध्यम हो गया, ये हमारा सघन माध्यम हो गया। विरल माध्यम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेरर माध्यम, मतलब रेरर मीडियम होता है, और ये डेंसर मीडियम होता है। तो ये हमको क्या करना है, अपनी क्लास में पढ़ना है। तो जब प्रकाश की किरण किसी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या करती है, झुक जाती है। डायग्राम बनाकर कैसे समझेंगे, इसे ऐसे समझिएगा। तो समझ गए हैं आपके रेरर मीडियम क्या होगा और इसका डेंसर मीडियम क्या होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक मीडियम, मान लीजिए ये इतना बोर्ड आपका क्या है, पूरा का पूरा एक मीडियम है, और इस मीडियम को डिवाइड करने वाली एक लाइन हो गई है। इसके नीचे हमने मान लिया कि कांच है। अब आप बताइए जो ये कांच होगा वो कैसा माध्यम होगा, कांच हमारा होगा सघन माध्यम, और उसके बाद वायु की तुलना में ना, तो वायु कैसा माध्यम होगा, ये हमारा विरल माध्यम होगा। अब सघन को क्या कहते हैं हिंदी में, सघन को कहते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। मतलब ये डेंसर हो गया, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े से पास पास हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। तो ये हो गया रेरर मीडियम। उसके बाद आप समझिएगा ये हो गया हमारा एक अभिलंब। अब प्रकाश की किरण आएगी और आने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलेगी। अब इस प्रकाश की किरण को कैसे जाना था, इसको जाना था बिल्कुल सीधा। क्या करना था, इसको बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन अब ये अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। मतलब प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई किरण क्या हो, अपने मार्ग से विचलित हो जाए। कब, जब वो एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाए। तो प्रकाश के अपवर्तन की बहुत सारी सिंपल डेफिनेशंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्लास को पूरा करते ही आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार हम रिपीट करते हैं, प्रकाश की वह घटना जिसमें किसी एक माध्यम से दूसरे
दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए, इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि एक प्रकाश की रे आए और अपने मार्ग से क्या हो जाए, या तो ये अभिलंब, देखिए ये क्या है हमारा, ये है अभिलंब, इसे हम लोग लिख लेते हैं अभिलंब। और ये अभिलंब क्या होता है, ये इस मीडियम पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नॉर्मल। अब इस वाली रे को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे आप इसको आपतित किरण। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब क्या है, ये किरण कैसे जानी थी, सीधा जानी थी ना, बिल्कुल। अब इस पॉइंट को आपतन बिंदु बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट बोल सकते हैं आप इसको। ये सीधा जानी थी, लेकिन जब विरल से सघन में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों, क्योंकि अभिलंब में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो पास पास होते हैं, इसलिए क्या करती है, ये प्रकाश की किरण ऐसे आती है और आने के बाद नीचे को झुक जाती है ना। क्या हुआ, ये किरण ऐसे आई और नीचे को झुक गई। क्यों, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स क्या थे, पास पास थे। इस किरण को थोड़ा सा नीचे झुका देंगे। तो मतलब इससे एक चीज़ का तो पता चलता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग को अवश्य चेंज करती है, क्योंकि सारे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर नहीं होती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये तो आपका पहला वाला केस हो गया। उसके बाद अब इसे समझिएगा, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कहते हैं, आपतन कोण। मतलब ये कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। तो क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल हमारा कितना होगा वो उसे हम लोग लिखेंगे आई से। उसके बाद ये हो गया अभिलंब और ये हो गई आपकी कौन सी किरण थी, ये थी हमारी अपवर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित जो किरण होती है इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद अब आगे समझेंगे हम लोग, इस कोण को क्या कहेंगे, आर, जिसका नाम क्या लिखेंगे, नाम इसका आप लिखेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा, अपवर्तन कोण। ये सारे डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल, इसे कहेंगे अंग्रेजी में रिफ्रैक्टेड एंगल। अब बताइए इस पूरे केस में आपको क्या पता चलता है, इस पूरे केस में ये पता चलता है कि अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, अगर इसको देखिए ध्यान से तो ये कोण, इसको देखिए तो ये कोण, अगर इसको देखिए तो मैथ के स्टूडेंट अगर आप हैं तो ये कौन सा कोण बनता है, ये वाला। इसकी खोपड़ी देखिए और इसकी देखिए, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, मतलब इनके शीर्ष जुड़े हैं, मतलब इनको कहेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, है ना। तो अब यहाँ पर देखें तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसको नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि यही वाली किरण सीधे जानी थी ना, क्योंकि टेढ़ा तो आप इसको लेके जा नहीं सकते। तो ये वाला कोण पूरे इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, मतलब ये आई है तो ये वाला पूरा बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो छोटा बन गया, मतलब आर का मान छोटा है और आई का मान क्या है, बड़ा है। तो इस हम कह सकते हैं कि जो आपका कोण आई होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। किसकी तुलना में, तुलना में हम लोग कहेंगे कोण आर की तुलना में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप कि आपतित किरण, मतलब कि जब कोई वायु ऐसा वायु से कहाँ जाए, कांच में जाए, किरण जाए, तो आपतन कोण बड़ा होगा कि अपवर्तन कोण बड़ा होगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि अगर विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद बात करेंगे सघन से जब विरल में जाए, जस्ट अपोजिट जो खेल इसमें हुआ है बस वही खेल अपोजिट उसमें हो जाएगा। तो चलिए अब उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई
तो वो अभिलंब की ओर झुक गई। अब इसकी बात करते हैं, क्या करते हैं, एक मीडियम बनाते हैं, मतलब एक मीडियम को डिवाइड करने वाली रेखा बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपना अभिलंब बना देते हैं, लिख लेते हैं कौन क्या है। ये क्या है जो हम लोगों ने ये बनाया है, ये क्या है, ये है हमारा अभिलंब, जिसे हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में, देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग नॉर्मल। और ये क्या है, ये एक सरफेस है जो दो मीडियम्स को क्या करती है, डिवाइड करती है। उस बार क्या था, वायु से कांच में जा रही थी, इस बार कांच से कहाँ जा रही है, कांच से हम इसको ले जाएंगे वायु में। ये सरफेस के नीचे पूरा वायु है और इस सरफेस के ऊपर क्या है, कांच है। कांच क्या होगा, वायु की तुलना में सघन माध्यम होगा और ये क्या होगा, ये होगा विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब क्या होगा, ये डेंसर होगा, इसमें इसकी डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और विरल क्या होगा, मतलब ये हमारा रेयर मीडियम होगा। तो क्या हो गया, ये विरल माध्यम, ये विरल हो गया, ऊपर वाला सघन हो गया। अब क्या करते हैं, लाते हैं एक प्रकाश की किरण को, क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण को लाते हैं, यहां तक लाए और उसके बाद इसको हम सीधा ही डॉटेड पहले बना के समझाते हैं। ये क्या था, प्रकाश की किरण को सीधा जाना था और इस किरण को कहते क्या है, इसको ही कहते हैं हम लोग आपतित किरण। ये आपतित किरण, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और उसके बाद अब ये किरण क्या थी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी, क्या होगा, अब ये ठोस मीडियम था और ये क्या था, ये थोड़ा सा पोला पोला मीडियम था, ऐसे आप कह सकते हैं ना। तो क्या हुआ, अब ये क्या होगा, अब आप समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले रुई क्या है, पूरे कमरे में फैली पड़ी है, अब आप उसको तकिए में भरना शुरू करते हैं, मतलब वो खुले मीडियम में पड़ी थी, अब आप उसको ऐसे मीडियम में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कैसा है, सघन है। तो क्या होगा, रुई किनारे जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से अभिलंब के किनारे चली गई। लेकिन अगर ये रुई तकिए में है और इसको आप क्या करते हैं, बाहर फेंकना शुरू करते हैं, तो रुई फैल जाएगी, मतलब ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। और इस वाली किरण को देखिएगा, सीधा आना था, इस बार नीचे नहीं आई, आज़ाद हो गई, उड़ गई। क्यों उड़ गई, क्योंकि ये क्या हो रही थी, सघन से विरल माध्यम में आ रही थी। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं, इसलिए मन लगाकर पढ़िएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण मतलब इसको हिंदी में कहा अपवर्तित किरण, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जैसे कि इसमें रिफ्रैक्टेड रे लिखी गई थी। उसके बाद अब इनके बीच में बनेगा एक एंगल और इस एंगल को हम लोग कहेंगे कौन सा, वही जो अभी पिछला नाम था आपतन कोण, मतलब इंसिडेंस एंगल। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इंसिडेंस एंगल। उसके बाद बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ये कौन सा एंगल होगा, ये आर होगा। अब आप बताइए, ये आई जो था वो इतने के बराबर था ना, अब ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आई इस बार छोटा है और आर कैसा है, आर इस बार क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ा होता है चिड़िया का मुंह उधर ही खोल दिया जाता है ना। तो ये आर हो गया, इसे कौन सा कोण कहेंगे, इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। और उसके बाद इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल, जैसे ये रिफ्रैक्टेड था वैसे ये रिफ्रैक्टेड है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये क्लास आप लोगों को दोनों नियम को पूरी तरीके से समझाकर हम अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसके दो नियम बाकी हैं। अब अपवर्तन के दोनों नियम क्या होते हैं, तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद अब हम इसके दोनों नियमों को समझाएंगे। दोनों नियम क्या है, जैसे कि आपने परावर्तन में नियम पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार इसका पहला नियम क्या होता है। देखिए एक डायग्राम मिटा दिया, दूसरा रखा है ताकि आपको समझा सकें। पहला नियम था हमारा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है, क्या है, आपतित किरण। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आपतित किरण। और कुछ भी यदि आपको क्लास में समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आपतित किरण ये हो गई, अपवर्तित किरण व अभिलंब। तो अभिलंब ये कहाँ होते हैं, तीनों
एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये इसका फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड वाला जो इसका रूल होगा वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट रूल को हम अंग्रेजी में बता देते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और उसके बाद आपका नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सिचुएटेड इन अ सेम प्लेन, मतलब ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितना पसीना हमको निकल रहा है, सूखे सूखे आए थे, गीले गीले हो गए हैं। अब क्या करना है, अभी और पढ़ाना है ना, तो क्या करते हैं, अब इसका दूसरा रूल बताते हैं। दूसरा समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो मीडियम होंगे तभी आपतन और अपवर्तन कोण बनेगा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, पहला आपतन कोण की ज्या, अभी अंग्रेजी में भी इसको हम बताएंगे, आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ, अब ये साइन वाला साइन नहीं, सिग्नेचर वाला नहीं है, ये वाला साइन है, मतलब वही सौतेली माँ वाला साइन कॉस टैन वाला, अभी आगे आपको पढ़ना है ना। तो ये साइन हो गया, तो क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आप लिख सकते हैं आई। क्यों, क्योंकि ये आपतन कोण आई हो गया और उसकी ज्या का मतलब आप साइन लगा दिए, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। अभी अपवर्तन कोण कौन सा होगा, अपवर्तन कोण आपका कौन सा है, आर है, तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और ज्या का मतलब क्या होता है, साइन होता है। देखिए, यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम आपको बता दें कि ज्या का मतलब होता है साइन, और उसके बाद साइन की स्पेलिंग ई भी होती है, लेकिन आप शॉर्ट में लिखते हैं साइन, उसके बाद ये हो गया कॉस, इसको बोलते हैं कोज्या, लिख लीजिएगा आप। और स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या क्या होती है, इसे हम टैन को बोलते हैं स्पर्श ज्या। तो टेंजेंट होता है, कोसाइन होता है और साइन होता है। चलिए इसको हम रब करते हैं, मिटाते हैं। उसके बाद क्या लिखा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आर आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आई और साइन आर का अनुपात, इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल इज, क्या होता है, एक नियतांक होता है, मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है, का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम कहते हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि साइन आई बटे साइन आर, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, नियतांक कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे नियतांक। तो इस तरीके से आपने देखा कि, और इस नियतांक को हम लोग n से डिनोट भी करते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इसका दूसरा नियम। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो स्नेल की हम स्पेलिंग बोल देते हैं SNELL, स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। तो ये क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगली क्लास के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अगली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। आपको पढ़ाया जाएगा अपवर्तनांक वाला टॉपिक, और उसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपवर्तनांक को ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी डिफिनेशन को सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उसके बाद अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।